अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, काइनेमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट होते ही फर्स्ट डेफिनेशन मैकेनिक्स की है। मैकेनिक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस किया जाता है और साथ में उन फोर्सेस को भी डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के टू पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम डायनामिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स में हमने जस्ट ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करना है और हमने ये डिस्कस नहीं करना कि ऑब्जेक्ट्स क्यों मूव हो रहे हैं। डायनामिक्स में स्टूडेंट्स हमने उन फोर्सेस को भी डिस्कस करना है जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास टू शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। फर्स्ट बनता है मैकेनिक्स के लिए। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं और उन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं। और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का डिफरेंस आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो काइनेमेटिक्स में हमने जस्ट ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करना है, हमने ये डिस्कस नहीं करना कि वो क्यों मूव हो रहे हैं। डायनामिक्स में हमने ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करना है और साथ साथ हमने उन फोर्सेस को भी डिस्कस करना है जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं। तो इनके शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देखें, आप इसको नोट कर लें ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैकेनिक्स। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है और साथ में इसकी टू ब्रांचेस के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। सेंटर में डिफरेंशिएशन की हेडिंग होगी और फिर हम दरमियान में लाइन लगाएंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के लिए इस तरह से, और एक कॉलम में हम काइनेमेटिक्स को लिखेंगे, दूसरे में डायनामिक्स को लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। काइनेमेटिक्स में डेफिनेशन है, डायनामिक्स में डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में हम बताएंगे कि फॉर एग्जांपल टू स्टडी मोशन ऑफ अ कार, बस कार की मोशन को डिस्कस करना है, हमने ये डिस्कस नहीं करना कि वो क्यों मूव हो रही है। डायनामिक्स में हम इसी एग्जांपल को देखते हैं, फॉर एग्जांपल टू स्टडी फोर्स ऑफ इंजन ऑफ कार दैट मूव्स इट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनका नंबर और यूनिट बताना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का बताना ज़रूरी नहीं होता है, और इसके अपोजिट वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन का बताना भी ज़रूरी होता है। तो देखते हैं हम स्केलर्स किस तरह से क्वांटिटीज़ हैं कि वो डायरेक्शन के बगैर ही हमें उनकी अच्छी तरह समझ आ जाती है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्वांटिटी है लेंथ। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट की लेंथ 10 मीटर्स है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, 10 एक नंबर है और साथ में मीटर इसका यूनिट है। नंबर और यूनिट दोनों मिलकर मैग्नीट्यूड बनाते हैं। तो जब हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ के बारे में बात करनी है और उसकी लेंथ 10 मीटर्स है, तो डेफिनेटली हमें किसी डायरेक्शन के बताने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प से ही इसको अच्छी तरह से बयान किया जा सकता है। तो इस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। स्टूडेंट्स, अदर एग्जांपल्स देख लीजिएगा स्केलर क्वांटिटीज़ की। टाइम, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर। मैंने कुछ इनकी एग्जांपल्स के साथ इनको मेंशन करने की कोशिश की है। देखें, जैसे टाइम 5 सेकंड्स, स्पीड 10 किलोमीटर्स पर आवर, एनर्जी 20 जाउल्स, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इनकी इन वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करने के लिए किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सब क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी।
स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल नंबर्स की तरह से ऐड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स से मेंशन करने की कोशिश की है। 5 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स इज इक्वल टू 5 और 3 को ऐड करेंगे सिंपल नंबर्स की तरह तो 8 मीटर्स लेंथ बन जाती है। इसी तरह से टाइम के लिए देखिएगा 6 सेकंड्स में अगर 2 सेकंड्स ऐड अप करेंगे तो 8 सेकंड्स उसका आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को। स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको पहले जैसे बताया है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बताना भी ज़रूरी होता है। यहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया है जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, पुश और पुल। स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्स की एग्जांपल्स हैं। पुश का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को अपनी तरफ से अवे पुश कर रहे हैं, अपनी तरफ से दूर धकेल रहे हैं। और पुल का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आमतौर पर जब हम शॉपिंग मॉल्स में या किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर उनके डोर पर लिखा हुआ होता है पुश, जिसका मतलब ये होगा कि हमने इसको अपने से दूसरी तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम अंदर जा सकते हैं। और अगर वहाँ पर पुल लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने इस डोर को अपनी तरफ खींचना है ताकि हम अंदर जा सकें। तो स्टूडेंट्स, फोर्स की एग्जांपल्स पुश और पुल से आपको आइडिया हो गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन का बताना कितना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अदर वेक्टर क्वांटिटीज़ में देखिएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड वेट हैं। स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए स्पेशल रूल यूज़ किया जाता है जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। इसको हमने पेज 31 पर डिस्कस करना है। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप देखिएगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स का डिफरेंस का क्वेश्चन मैंने लिखा है। इस तरह से आप देख लें, पेपर में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपने इस तरह से इसका आंसर लिखना है। सेंट्रल हेडिंग होगी डिफरेंस की, दरम्यान में हम लाइन लगाएंगे। एक तरफ आप स्केलर क्वांटिटी की हेडिंग देंगे, दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी की हेडिंग देंगे। पहले हम इनको डिफाइन करेंगे, देन साथ में एक और डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने दूसरा डिफरेंस इनके एडिशन का लिखा है जिसमें ये बताया है स्केलर। फर्स्ट इनकी डेफिनेशंस हैं दोनों की, जो आपको बुक में से भी मिल सकती हैं। सेकंड मैंने यहाँ पर इनका डिफरेंस लिखा है, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडिड अप लाइक नंबर्स, वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडिड अप बाय स्पेशल रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के डिफरेंस का। इसके साथ साथ आपको पता है कि बुक में हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमने दोनों की 5 क्वांटिटीज़ के बारे में बताना है। दोनों की 5 एग्जांपल्स को लिखना है। तो देखिएगा एग्जांपल्स में है 2.2 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। स्केलर क्वांटिटीज़ उसकी 5 एग्जांपल्स बुक में हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ की भी ये 5 एग्जांपल्स बुक में हैं, तो मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करना है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को बुक्स में आमतौर पर इस तरह से बोल्ड फेस लेटर्स के साथ लिखा जाता है, जैसे मार्कर से लिखा हुआ होता है। हमने भी अगर पेपर पर या अपनी नोटबुक पर लिखना है तो हम भी मार्कर से इसी तरह से वेक्टर्स को लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को, उनके सिंबल्स को। या अगर हम मार्कर से नहीं लिखना चाह रहे हैं, हमने उनको पेन के साथ ही लिखना है, तो उनके ऊपर छोटा सा एक एरो हेड लिख देते हैं जो उनकी वेक्टर क्वांटिटी होने को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड विदाउट एरो हेड। अगर हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को बताना है, तो फिर उनके ऊपर हमने एरो हेड नहीं लिखना। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ग्राफिकली एक लाइन ड्रा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, इस तरह से मैंने इस एग्जांपल में वेक्टर को ड्रा किया है। ये मेरे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1 बी पार्ट है जिसमें हमने एक फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है और ये एक्स एक्सिस के साथ
120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जो फोर्स की मैंने लाइन ड्रा की है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। इसको कैसे ड्रा किया जाता है स्टूडेंट्स? बहुत आसान है। इस लाइन को ड्रा करने के लिए पहले हमने एक स्केल चूज करना होता है। देखिए जैसे यहाँ मेरे पास एक फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने एक स्केल कंसीडर करना है जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 50 न्यूटन की लाइन को पेज पर ड्रा किया जा सके। मैंने यहाँ पर यूं इसको चूज किया है 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने हर 10 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो अगर 10 न्यूटन की 1 सेंटीमीटर लाइन बनेगी तो 50 न्यूटन की 5 सेंटीमीटर लाइन बन जाती है। फिर हमने इस तरह से रेफरेंस लाइंस को ड्रा करना है। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। इस पॉइंट पर जो ओ पॉइंट है, दोनों का क्रॉस पॉइंट, ये ओ पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमने प्रोट्रैक्टर को रखना है। प्रोट्रैक्टर को रख के यहाँ से हमने उसका 180 डिग्री का एंगल बना दिया है और फिर हमने इस एंगल के अलोंग 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की है। ये स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया है ताकि आपको पता चल जाए कि वेक्टर के लिए रिप्रेजेंटेटिव लाइन कैसे ड्रा की जाती है। आपने इसको इस क्वेश्चन में तो ड्रा नहीं करना, लेकिन मैं अब आपको इसकी बताता हूँ स्टार्टिंग से। एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आ जाए जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। Graphical representation of vectors. Graphically, vector quantity can be represented by a straight line with an arrowhead at one end. जैसे इस एग्जांपल में हमने भी देखा है, एक स्ट्रेट लाइन थी और उसके लास्ट पर एक एरोहेड था। फिर लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू सुटेबल स्केल। स्केल जैसे मैंने पहले चूज की थी उसको वेक्टर को ड्रा करने के लिए, तो ये सुटेबल स्केल का होना ज़रूरी है। डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो एरो की डायरेक्शन होगी उसने हमें वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बता देना है। स्टूडेंट्स, इतना आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम रेफरेंस एक्सिस की बात कर लेते हैं। रेफरेंस एक्सिस के बारे में मैंने आपको भी बताया भी था। रेफरेंस एक्सिस हमारे पास यहाँ पर 2 हैं। एक रेफरेंस एक्सिस इस तरह से हैं फॉर जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस होंगी। इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल लाइन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इनका ओ पॉइंट है, ठीक है। इसमें अगर हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो हम यहाँ से ड्रा करके दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी दिखाया है। ये देखिएगा, यहाँ पर देखें एक वेक्टर v है जो ईस्ट के साथ एंगल थीटा बना रहा है। या हम इसकी डायरेक्शन यहाँ से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, थीटा एक ग्रीक लेटर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। थीटा इज ग्रीक लेटर टू रिप्रेजेंट एंगल। इसके लिए हमने ये लाइन लिखी है, देखिएगा, अ वेक्टर v मेकिंग एंगल थीटा टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन थीटा है। स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में ये डिटेल से नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहेंगे, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहेंगे और इनका जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसको ओ कहते हैं और इसकी वैल्यू 0 0 होती है। अगर हमने एक फोर्स वेक्टर को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। ये फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये फोर्स वेक्टर होगा जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है। आ वेक्टर एफ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर प्रिकॉशन जो हमने हमेशा याद रखनी है वो इस तरह से है, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल हमने हमेशा राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करना है और ये हमेशा
ये हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज ही होगा, और ये हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट। इसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है 2.1, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना इसका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक दफ़ा सुन लें। ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरोहेड एट वन एंड। Length of line represents magnitude of vector quantity according to a suitable scale. Direction of arrow indicates the direction of vector. इतना स्टूडेंट्स, ठीक है। या अगर आप बनाना चाहें तो साथ में इन दोनों में से या आप ये डायग्राम बना दें, या ये एक डायग्राम साथ में बना सकते हैं बनाना चाहें तो। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास ये 2.1b प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कर लिया था, तो इसी रेफरेंस के लिहाज से देख लेते हैं। देखिए इसमें उन्होंने कहा है कि हमने इस 2.1 न्यूमेरिकल का बी पार्ट है, ये हमने 50 न्यूटन फोर्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा करनी है, और उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री है। तो पहले हम इसकी सॉल्यूशन गिवन, हम इसकी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड इज 50 न्यूटन, फोर्स की मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है, और इसका एंगल 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस है। टू ड्रा में है रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ फोर्स। प्रोसीजर इसका देख लें। सबसे पहले हमने स्केल को कंसीडर करना है। स्केल 50 न्यूटन के लिए हम कर लेंगे 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमने रेफरेंस एक्सिस ड्रा करने हैं। एक्स एक्सिस इस तरह से, वाई एक्सिस इस तरह से, एक्स एक्स प्राइम लिख दें, वाई वाई प्राइम लिख दें, ये इसका क्रॉस पॉइंट ओ है। इस पोजीशन से हमने एक प्रोट्रैक्टर डी रखकर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, और इस लाइन की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स एफ जो है ये इसकी ओ बी इज रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर्स को हमने ऐड कैसे करना होता है, या उनके ऐड करने के बाद उसका जो सम होगा उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर ऐड करने के लिए मेथड समझ लें। सबसे पहले हमने वेक्टर गिवन वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करनी है। जैसे मैंने इन दोनों वेक्टर्स की, वेक्टर ए की और वेक्टर बी की रिप्रेजेंटेटिव लाइन पहले से ही ड्रा कर रखी है। अब हमने इनको ऐड करना है। इनको ऐड करने के लिए फर्स्ट वेक्टर को हम उसकी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ड्रा करेंगे, सेकंड वेक्टर को भी हमने उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन में ड्रा करना है, लेकिन उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स जितने भी वेक्टर्स गिवन हैं उनको हमने ऐसे नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट बनाते जाना है, इस तरह से कि नेक्स्ट वेक्टर की टेल को उसके प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करते जाएंगे। जब तमाम वेक्टर्स ज्वाइन हो जाते हैं तो हमने लास्ट में इस तरह से फर्स्ट लाइन की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ एक लाइन ड्रा करनी है, एक वेक्टर ड्रा करना है जिसकी डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ होगी। इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, और इस मेथड को हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर को देखें आपके सामने है, हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इधर मूव करें देन इधर मूव करें, लेकिन अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर का पाथ को यूज़ करें तो हम डायरेक्ट उसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट ऐड होने वाले ऑल वेक्टर्स के इफेक्ट के सम के बराबर होता है। तो इसको हम यूँ डिफाइन कर लेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रहा है बोर्ड के एग्जाम में भी। वी कैन ऐड 2 or more vectors to get a single vector. It has the same effect as the combined effect of all the vectors to be added. देखिए साथ में स्टूडेंट्स अगर आप ये एग्जांपल ड्रा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वेक्टर ए, वेक्टर बी और उनका ये रिजल्टेंट आर, और ये उसके एंगल की डायरेक्शन थीटा।
काउंटर क्लॉकवाइज। R इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A एंड B। स्टूडेंट्स ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हेड टू टेल रूल का क्वेश्चन है। हेड एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, एक्चुअली ये हेड टू टेल रूल है। इसके अलावा एक दूसरा पैरेललोग्राम मेथड है, वो पैरेललोग्राम मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको हेड टू टेल रूल ही कहेंगे। स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि हेड टू टेल रूल में हमने वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करनी है, देन हमने उनको रीड्रा करना है, इस तरह से रीड्रा करना है, दोबारा से उनको ड्रा करेंगे यानी कि उनको रीड्रा करेंगे इस तरह से कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ नेक्स्ट वेक्टर की टेल ज्वाइन होगी, और फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ ड्रा किया जाता है। तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ हेड टू टेल रूल है। देखिएगा इसकी स्टेटमेंट, to add a number of vectors, redraw their representative lines such that the head of the one line coincides with the tail of the other. The resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail of the first vector to the head of the last vector. स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हमने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करके दिखाना है। बुक में तो वो काफ़ी मुश्किल दिखाई गई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान मेथड से आपको समझा दूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसमें टू वेक्टर्स को सपोज करना है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लिखेंगे, लेट टू वेक्टर्स v1 एंड v2। v1 वेक्टर इज अ 300 न्यूटन फोर्स मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। v2 वेक्टर 400 न्यूटन मेकिंग 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स ये बुक में एक एग्जांपल गिवन है, तो वहाँ पर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी गई है, लेकिन मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है ताकि आसान हो जाए। अब हमने स्केल चूज कर लेना है। स्केल चूज करना अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। देखिए यहाँ पर हमारे पास 300 और 400 न्यूटन फोर्सेस हैं। इनको ड्रा करने के लिए 300 न्यूटन और 400 न्यूटन फोर्सेस हैं, इनको ड्रा करने के लिए हमने स्केल चूज किया है 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि हमने 100 न्यूटन ड्रा करना है। 100 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स 300 न्यूटन बन जाएगा 3 सेंटीमीटर और 400 न्यूटन के लिए 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करना होगी। अब हम इनकी पहले ड्रा करेंगे रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। स्टूडेंट्स इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस आप देख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव लाइंस इनकी इस तरह से हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ v1 एंड v2। स्टूडेंट्स इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, x एक्सिस, y एक्सिस और ये O है। तो हमने प्रोट्रैक्टर D की हेल्प से इनके एंगल्स को सेट करना है। आपको पता है कि v1 वेक्टर का एंगल 30 डिग्री होगा, तो हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पर रख के 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। 10, 20, 30 भी यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट पुट करने के बाद हम इस तरह से लाइन लगा लेंगे। लाइन को स्टूडेंट्स हमने जस्ट 3 सेंटीमीटर तक ही बढ़ाना है। इसी तरह से फिर देखिएगा v2 के लिए 60 डिग्री का एंगल है। हमने यहाँ से प्रोट्रैक्टर को दोबारा से पुट करना है, रखेंगे, दोबारा से सेट करेंगे प्रोट्रैक्टर को। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो 60 पर स्टूडेंट्स हम इनका जो है इस तरह से इसको पॉइंट कर लेंगे। तो पॉइंट करने के बाद हमने इसकी लेंथ जस्ट 4 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को फिर दोबारा से हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन ऑफ v1 एंड v2 बाय हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट्स देखिएगा मैंने यहाँ पर इनको ऐड किया है। ऐड करने का मेथड भी उसी तरह से होगा, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए x एक्सिस, y एक्सिस, O पोजीशन, पहले हम यहाँ पर ड्रा करेंगे v1।
उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड विद एक्स एक्सिस, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। फिर हम इस पोजीशन पर 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं थोड़ी सी। इस पोजीशन पर हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इस तरह से सेट करके हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, और 60 डिग्री का एंगल ड्रा करने के बाद हमने स्टूडेंट्स इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। फिर स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लिया है। अब हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे जो फर्स्ट लाइन की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ होगा। स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन फाइंड कर लें। यहाँ से इसकी डायरेक्शन हमें मिल जाती है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करें तो ये तकरीबन 49 मिल जाती है। स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन हमें 49 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसकी डायरेक्शन 49 मिलेगी, और इसकी लेंथ स्केल की हेल्प से 6.8 सेंटीमीटर मिल जाती है। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड को भी बताना है, तो इसकी 6.8 सेंटीमीटर लेंथ है, हम स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केल हमने चूज़ किया था 100 इज इक्वल टू 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, v वैल्यू हमें मिली है 6.8 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन के बराबर है, तो हम इस सेंटीमीटर की प्लेस पर 100 न्यूटन लिख देंगे। तो स्टूडेंट 6.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 न्यूटन मिल जाता है। इसी तरह स्टूडेंट अब हमने इसकी डायरेक्शन का बताना है। डायरेक्शन हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से फाइंड कर ली है। v वेक्टर मेक्स 49 डिग्री विद x एक्सिस। नोट, लास्ट में नोट है, नोट इसका इस तरह से होगा, वी कैन फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट्स इन डायग्राम्स को आप बहुत ध्यान से ड्रा कीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी ये डायग्राम्स ठीक तरह से ड्रा हो जाती हैं तो इंशाल्लाह आपको पेपर में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन में हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये आपको बुक से भी मिल जाएगी। तो हेड टू टेल रूल शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेस्ट एंड मोशन। इसमें डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है रेस्ट एंड मोशन में। रेस्ट एंड मोशन में स्टूडेंट्स हम अगर थोड़ा सा बुक से देखते हैं तो हमें पोजीशन के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। पोजीशन देखिए स्टूडेंट्स, पोजीशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और डायरेक्शन को दोनों को बता रही होती है। जैसे देखिएगा यहाँ पर अगर हमारे पास ये पॉइंट डी है और इस तरह से ये कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं या कुछ और पर्सन्स को मैंने शो किया है, अगर डी अपनी पोजीशन इनके लिहाज से चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे डी रेस्ट में है। लेकिन अगर जैसे देखिए यहाँ पर एक बॉय है, बॉय मोटरसाइकिल पर आराम से बैठा हुआ है, ये अपने सराउंडिंग के लिहाज से डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि बॉय जो है वो रेस्ट में है। लेकिन इसी के ऑपोजिट देखें, इस डायग्राम में देखिएगा, अब ये जो बॉय है ये मोटरसाइकिल को ड्राइव करता हुआ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बॉय अपने सराउंडिंग के लिहाज से कॉन्टीन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो अब ये इन स्टेट ऑफ मोशन में होगा। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इसको यूं ही डिफाइन करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है तो वो रेस्ट में होगा, लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन को कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रहा है तो वो मोशन में होगा। तो इसका डिफरेंस का क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह से है। डिफरेंशिएट लिखेंगे या डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। सेंटर में लाइन लगाएंगे, इस तरफ रेस्ट, इस तरफ मोशन। तो इनकी डेफिनेशंस हैं, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। मोशन में हम लिखेंगे, इफ़ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। सेकेंड डिफरेंस इनका देखिएगा, A car standing on the road is at rest.
कार जो रोड साइड पर खड़ी हुई है वो रेस्ट फॉर्म में है। और फ्लाइंग बर्ड का मतलब ही यही है कि वो बर्ड कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अ फ्लाइंग बर्ड इज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो ये स्टूडेंट्स इसका डिफरेंस का एक क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक दो बातें और हैं जो हमने इस टॉपिक में याद रखनी है, वो इस तरह से हैं, देखिएगा। नो ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। पूरी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। यानी कि सन को भी अगर देख लें तो सूरज भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, जिससे प्लैनेट्स उसके अबाउट रोटेट होते हैं और सन की ग्रेविटी जनरेट होती है। इसी तरह से हम देखेंगे द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज रिलेटिव। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। अगर वो कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से वो इन द स्टेट ऑफ मोशन में होगा। जैसे अगर एक कार में 4 बॉयज़ बैठकर जा रहे हैं, तो वो बॉयज़ एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट में हैं, लेकिन कार के बाहर रोड साइड पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिहाज से वो इन द स्टेट ऑफ मोशन में हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको देखिएगा। कोई बात ना समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।